दो पार्ट में कोरिया डिवाइडेड था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। आफ्टर जापान्स डिफीट, जापान्स डिफीट के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया वर्ल्ड वॉर 2, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में क्या आ गया, कम्युनिज्म, और साउथ कोरिया में क्या आ गया, कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है। तो अब क्या हुआ, चाइना ने कॉन्स्पिरेसी रची, चाइना ट्राइड टू इन्वेड, और ये किससे डिवाइडेड था, 38 पैरेलल। चाइना ने कॉन्स्पिरेसी रची, चाइना ने डिसाइड किया कि नॉर्थ कोरिया को प्रोवोक करके हम साउथ कोरिया को कैप्चर करेंगे, वी विल कैप्चर साउथ कोरिया, और कोरिया को यूनाइट करके टोटली कम्युनिज्म लेके आ जाएंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने जैसे ही साउथ कोरिया पे अटैक किया, साउथ कोरिया रिटेलिएटेड विद द हेल्प ऑफ यूएसए, ठीक है। दिस लेड टू द फर्स्ट कोरियन वॉर, है ना। अब देखो जैसे वॉर हुआ, यूएसए ने क्या किया, चाइना को इंटरनेशनल एग्रेसर डिसाइड करने की बात की, यूएन जनरल असेंबली में क्या, एक बिल लेके आ गई कि चाइना के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स उतारा जाए, बिकॉज चाइना वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल एग्रेसर। पर यहाँ पे इंडिया ने एक और क्या गलती की, इंडिया वीटोड द अमेरिकन बिल, इंडिया ने अमेरिकन बिल को वीटो करके चाइना को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। दिस इज नोन एज कोरियन क्राइसिस। कोरिया में फिर देखो, नॉर्थ कोरिया में आज भी हमें पता है कैपिटलिज्म है, साउथ कोरिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग की हालत हमें भी पता है, और साउथ कोरिया की मतलब पोजीशन कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है, कैसी हो रही है, ये हमें भी पता है। सेम वाज द केस विद वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिज्म था, तो वेस्ट जर्मनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी, स्ट्रॉन्ग कंट्री बनते जा रही थी, और ईस्ट जर्मनी में क्या होते जा रहा था, गरीबी आते जा रही थी, क्योंकि कम्युनिज्म ज्यादा लंबे टाइम तक चल ही नहीं सकता ना। अब हम देखेंगे आगे, हमें ये भी देखना है कि चाइना में कैसे चला था, ठीक है। तो ये था कोरियन क्राइसिस। नेक्स्ट, कोल्ड वॉर के टाइम पे कौन सा क्राइसिस हुआ था, 1954-56 में वियतनाम वॉर। यहाँ पे यूएसए की किरकिरी हो गई थी, वियतनाम वॉर, वियतनाम वॉर। अब देखो क्या हुआ, वियतनाम जैसे ही फ्रांस से लिबरेट हुआ, फ्रांस से 1954 में वियतनाम लिबरेट हुआ, तो वियतनाम भी दो पार्ट में टूट गया था, कौन सा, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिज्म था, साउथ वियतनाम में कैपिटलिज्म था। अब व्हाट यूएसए ने डिसाइड क्या किया, अब देखो वियतनाम के जो नए रूलर थे, हो ची मिन, इनने डिसाइड किया कि वियतनाम को हम यूनाइट कर देते हैं। अब यूएसए ने क्या किया, साउथ वियतनाम पे फोर्सेस उतार दिए, इनने बोला कि यूनाइट करो पर पूरे जगह कैपिटलिज्म आएगा, ठीक है। यूएसए ने साउथ वियतनाम पे फोर्स उतार दी, एंड दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ वियतनाम वॉर, ठीक है। यूएसए और वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम के फोर्सेस के बीच में वॉर होने लगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इस वॉर में ये भी बोला जाता है कि यूएसए ने देखो फोर्सफुली कैपिटलिज्म लाने की कोशिश की थी, यहाँ पे फोर्सफुली कैपिटलिज्म लाने की कोशिश की थी, पर वियतनाम का टेरिटरी इतना हार्ड है, इतना रफ टेरेन है कि यूएस इस वॉर को जीत नहीं पाया था। इट इज सेड दैट मोर देन 60,000 यूरोप ट्रूप्स डाइड, ठीक है, मोर देन 50,000 मतलब यूएस ट्रूप्स डाइड, एंड 1975 में यूएस को फाइनली यहाँ से विड्रॉ करना पड़ा, ठीक है। धीरे धीरे विड्रॉ करना पड़ा, और वियतनाम बहुत ही जल्द यूनाइट हो गया, वियतनाम यूनाइट हो गया, एंड इट वाज द बिगेस्ट डिफीट, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑफ बिगेस्ट मिलिट्री पावर यूएसए। यूएसए इसमें हार गया था, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर ये वियतनामी आर्मी के साथ लड़ ही नहीं पाया, कारपेट बॉम्बिंग करता था, लोग जंगल में रहते, तो वियतनाम के साथ वॉर ये यूएसए जीत ही नहीं पाया। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये था आपका वियतनाम क्राइसिस। अगला क्राइसिस देखना हमें, अरब क्राइसिस। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत पेचीदा टाइप का क्राइसिस है, अरब वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड। देखो ध्यान से समझना है इसमें, यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया, यूएसए और ब्रिटेन ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, जिसमें एक स्टेट है, अरब की स्टेट है पैलेस्टीन, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक पार्ट फॉर द ज्यूइस और एक पार्ट फॉर द मुस्लिम्स।
जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, ये वो लिख दिया, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे यहाँ के। अब जैसे ही जूइश नई स्टेट एस्टैब्लिश हुई, जूइश स्टेट का नाम क्या पड़ा, इजराइल। ठीक है, जैसे ही जूइश स्टेट एस्टैब्लिश हुआ तो 1948 में तुरंत, 1947 में यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया था पैलेस्टीन इजराइल का। जैसे ही पास हुआ तो अरब नेशंस, जितने भी अरेबियन नेशंस थे, इनने वॉर कर दिया पैलेस्टीन को बचाने के लिए। पैलेस्टीन को बचाने के लिए पहला वॉर हो गया अरब इजराइल वॉर। इस वॉर में अरब नेशंस हार गए। अरब नेशंस में कौन कौन थे आपके, ये जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इन लोगों ने इसराइल के अगेंस्ट किया। तो जैसे ही ये हार गए तो मिलियंस ऑफ पैलेस्टीन पॉपुलेशन रेंडर्ड होमलेस, इनको इनके घर से भगा दिया गया, एंड न्यू कंट्री स्टैब्लिश दैट इज नोन एज इजराइल। ठीक है, इजराइल करके एक नई कंट्री स्टैब्लिश हो गई। अब क्या हुआ, वापस से 1967 में, ठीक है, इजराइल पे इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के फोर्सेस ने वर्सेस इजराइल पे अटैक किया। इजराइल पे अटैक किया, इसे इट इज आल्सो नोन एज 6 डे वॉर। अब देखो इजराइल क्यों जीत रहा था, क्योंकि अमेरिका का हाथ था, सीधी सी बात। तो टेक्नोलॉजी में इजराइल के साथ नहीं लड़ पा रहे थे अरेबियन कंट्रीज। ठीक है, तो ये वाली चीज हुई। तो यहां पे क्या हो गया, इजराइल ने वेस्ट बैंक, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला, जहाँ पे सुएज कैनाल है, ये इजराइल ने कैप्चर कर लिया। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, ये तीन चीजें कैप्चर कर ली 67 में। एक और वॉर हुआ 1973 में। ये वॉर भी, हर वॉर इजराइल जीता। अब जैसे ही देखो 1973 वाला वॉर टर्निंग पॉइंट था। 1973 वाला वॉर टर्निंग पॉइंट था। क्या हुआ, 1973 वाला वॉर, अरब वॉर जो इजराइल जीता, फिर यहाँ पे क्या हो गया, सारे इजरायली नेशन इकट्ठा, सॉरी, सारे अरब नेशंस इकट्ठा हो गए, एंड इनने क्या किया, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज पे तेल एक्सपोर्ट करना, ऑयल एक्सपोर्ट करना मना कर दिया। अब जैसे ही यूएसए, ब्रिटेन पे ने ऑयल एक्सपोर्ट करना मना कर दिया, तो यूएसए को इजराइल पे प्रेशर डालना पड़ा, यूएसए को इजराइल पे प्रेशर डालना पड़ा कि क्या किया जाए, एक सीज फायर लाइन बनाया जाए, एक सीज फायर लाइन बनाया जाए। तो इस सीज फायर लाइन पे क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हुआ जहां पे ऐसा कुछ मैप बना, देखना ध्यान से। ये हो गया आपका गाजा स्ट्रिप, ये आपका पूरा हो गया इजराइल। ठीक है, रेड में बना देता हूँ। ये आपका क्या हो गया, गाजा स्ट्रिप। ठीक है, फिर ये आपका क्या हो गया, वेस्ट बैंक, और ये सीरिया में क्या हो गया, गोलन हाइट्स। तो इन टेरिटरीज में देखो, ये तो सीरिया में था, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। ठीक है, वेस्ट बैंक और ये जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस को कन्फाइन कर दिया, पैलेस्टीन को कन्फाइन कर दो। ये बीच का पूरा जो एरिया, ये किसका हो गया, इजराइल का हो गया। जेरूसलम, इट इज नोन एज द सैक्रेड प्लेस ऑफ इस्लाम, जूइश एज वेल एज क्रिश्चियनिटी, इट इज ऑक्यूपाइड बाय, किसने ऑक्यूपाइड कर लिया, इजराइल ने। पर इजराइल की डी फैक्टो कैपिटल कौन बनी, आपकी तेल अवीव। तेल अवीव बिकेम द डी फैक्टो कैपिटल, और जेरूसलम को डी ज्योर कैपिटल बना दिया। डी ज्योर जैसे कि नाम का कैपिटल जेरूसलम को बना दिया। यूएसए ने अभी एम्बेसी भी स्टैब्लिश की थी। करंट वर्ल्ड्स की हैपनिंग वगैरह है ना। अभी खैर इसको करंट ज्यादा लिंक नहीं करना है, क्योंकि वो आप लोगों के एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो इस वजह से क्या हो गया, ये 1973 में सीज फायर मतलब हुआ। और इसके बाद से देखो पैलेस्टीन्स पे बहुत ज्यादा क्या होता है, पैलेस्टीनियंस पे, ये इनके लिए ओपन एयर प्रिजन टाइप का बन गया। पैलेस्टीनियंस के लिए ये ओपन एयर प्रिजन टाइप का बन गया। गाजा स्ट्रिप इस तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है। तो भाई यहाँ पे जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सीरिया में क्या है, आईएसआईएस। आईएसआईएस सबसे पहले अटैक करते तो बेचारे पैलेस्टीनियंस ही झेलते हैं वेस्ट बैंक पे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज है। हाँ हाँ, और पर की देखो ये सारी चीजें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे गांधी जी ने इस इजराइल को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन एस्टैब्लिश करने से मना कर दिया था। पर ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, इजराइल के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होना बहुत अच्छा है। ये हमने बहुत डिटेल में इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा ही था। ठीक है, तो ये आपका हो गया अरब वर्ल्ड में क्या कॉम्प्लिकेशंस होने लगे, है ना। ये सब कोल्ड वॉर के एरा की बातें चल रही हैं।
इसी बीच क्या हुआ, ठीक है, अब देखो यहां पे हुआ था सुएज कैनाल क्राइसिस। यहां पे देखो सुएज कैनाल क्राइसिस, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है, सुएज कैनल क्राइसिस। देखो अब यहां पे क्या हुआ था कि इस इवेंट के बाद पता चल गया था कि भाई न्यू सुपर पावर इज यूएसए। ब्रिटेन की इमेज की धज्जियां उड़ गई थी। देखो क्या हो गया, इजिप्ट ने 1954 में ब्रिटेन से बोला कि भाई सुएज कैनाल को वेकेट करो। पहले क्योंकि बनवाया ब्रिटेन नहीं था, ब्रिटेन की फोर्सेस लगी रहती थी, क्योंकि ट्रेड रूट ब्रिटेन नहीं बनवाए थे ना सारे, ब्रिटेन ने पूरा कंट्रोल करा करता था इसे। तो इन्होंने इनको अल्टीमेटम दे दिया कि भाई आप इसे एक तरीके से वेकेट करो। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर क्या किया, इनने डिसाइड किया कि यूएन में एक रेजोल्यूशन लेके आए। इनने बोला कि हम इजिप्ट पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे। यहां पे मौका किसको मिल गया, यूएसएसआर। यूएसएसआर आया। अब देखो इसमें इजिप्ट के रूलर कौन थे उस टाइम पे, गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर था, रूलर था इसराइल का। यूएसएसआर ने इजिप्ट को सपोर्ट किया और यूएसएसआर ने बोला कि अगर इजिप्ट पे आप लोग अटैक करोगे ब्रिटेन और फ्रांस को, तो हम आप पे मिसाइल अटैक करेंगे। यूएसएसआर ने धमकी दे दी। तो ब्रिटेन भी तैयार हो गया। अब यूएसए देख रहा था इन चीजों की, यूएसए आया, उसने देखा भाई ये तो फिर से वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। यूएसए ने ब्रिटेन और फ्रांस को ऑर्डर किया टू मतलब एक तरीके से टू रिवर्ट बैक, और सुएज कैनाल इजिप्ट के हवाले कर दिया जाए, फ्री पैसेज बना दिया जाए। तो यूएस ने पहली बार ब्रिटेन को डिक्टेट किया और ब्रिटेन और फ्रांस को ऐसा करना पड़ा। सो दिस इवेंट मार्क द हेजेमनी ऑफ यूएसए, hegemony of USA in Western Bloc. This is known as सुएज कैनाल क्राइसिस। सुएज कैनाल क्राइसिस में ये वाली चीज हुई थी। ठीक है, वॉर नहीं हो पाया था, यूएस के बोलने पे ब्रिटेन और फ्रांस को रिटेलिएट। एक्चुअली में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि पहले जो ब्रिटेन सुपर पावर हुआ करता था, ब्रिटेन की इमेज अब कम हो गई, इट बिकेम सबऑर्डिनेट टू यूएसए। जैसे आज के डेट में हो रहा है, जैसे कि चाइना, रशिया इज बिकमिंग सबऑर्डिनेट टू चाइना। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ। इसी के बाद एक और बहुत फेमस इवेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, अब देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ कि अमेरिका ने, ध्यान से समझना, अमेरिका ने रशिया के आस बाजू में हर जगह न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल करके रखे थे। अमेरिका ने यूएसएसआर के आजू बाजू न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल करके रखे थे। अब क्या हुआ, पहले क्यूबा, क्यूबा कहाँ पे है, अमेरिका के पास एक छोटा सा आइलैंड है। इसका जो डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर नाम था, इसका नाम था बटिस्ता। बटिस्ता वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर। 1959 में क्या हुआ, क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ। नया रूलर निकल के आया, फीडल कैस्ट्रो। फीडल कैस्ट्रो, और फिर क्यूबा में कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो गया। अब देखो क्यूबा में जैसे कम्युनिज्म स्टैब्लिश हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसके लाइन खुल जाएगा, यूएसएसआर का। यूएसएसआर का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। अब क्या हुआ, इसी के साथ क्या हुआ, यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल्स रख दिए। जैसे ही मिसाइल्स रखे, यूएसए गेव अल्टीमेटम टू क्यूबा। यूएसए ने क्यूबा को अल्टीमेटम दिया और नेवल और एयर ब्लॉकेट लगा दिया। बोला कि अगर आपने रशिया के मिसाइल्स को नहीं हटाया, वी विल डिक्लेयर वॉर ऑन क्यूबा। तो इस अल्टीमेटम की वजह से यूएसएसआर को क्यूबा से मिसाइल्स हटाने पड़े, तो यूएसए को भी टर्की में जो मिसाइल्स थे, मिसाइल्स रिमूव करने पड़े। दिस इवेंट इज नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। वापस से वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि देखो इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि हम क्यूबा पे अटैक करेंगे, और क्यूबा पे को रशिया ने प्रॉमिस करके रखा था यूएसएसआर ने कि भाई अगर आपने क्यूबा पे अटैक किया
तो वी विल रिटेलिएट, मतलब कि हम क्यूबा को डिफेंड करने आएंगे। तो वापस से यूएसएसआर वर्सेस यूएसए हो जाता और वर्ल्ड वॉर 3 लग जाता। वर्ल्ड वॉर 3 लगते लगते बचाते, दिस इज नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद देखो, ये मेजर मेजर इवेंट्स हुए थे। इसके बाद यूएसए और यूएसएसआर ने यूएसए यूएसए एंड यूएसएसआर ने बहुत सारे ट्रीटीज साइन किए। जैसे कि एक साइन किया था टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, इसमें क्या हो गया, टेस्ट बैंड ट्रीटी में क्या बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं होगा, न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं होगा। एक और ट्रीटी साइन की थी सॉल्ट। सॉल्ट का फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिए, स्ट्रेटेजिक आर्म्स स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ज्यादा नहीं प्रोक्योर करेंगे। यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के अगेंस्ट में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोक्योर नहीं करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट एग्रीमेंट। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, मतलब लिमिट पे प्रोक्योर करेंगे, ताकि एक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन और ज्यादा इंटेंसिफाई ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके की चीजें होने लगी 1980s में। अब देखो धीरे 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 क्या होने लगा, जैसे हमने इंडो रशिया में पढ़ा था, यूएसएसआर में रिवोल्ट टाइप होने लगा। रिवोल्ट होने लगे क्योंकि कम्युनिज्म एक तरीके से लोगों में फ्रस्ट्रेशन ला रहा था। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये बस सुन लो, आपके पास पूरा लिखा हुआ है उसमें, क्या नाम है आपके, इंटरनेशनल रिलेशंस इंडो इंडो रशिया में पूरा लिखा हुआ है। तो क्या होने लगा, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ये सब, इनमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगा। और इसमें क्या होने लगा, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म। रशिया वॉज द मेन लीडर, इनके पास क्या था, क्रिश्चियनिटी थी और कम्युनिज्म चल नहीं पा रहा था। इसके वजह से बहुत छोटे मोटे प्रोटेस्ट होने लगे। इन प्रोटेस्ट को हवा देने के लिए क्या किया है, यूएसए ने अफगानिस्तान में एक फ्रैंकिस्टीन मास्क बनाया, अलकायदा, उसामा बिन लादेन, उसामा बिन लादेन को ट्रेन किया यूएसए ने। और धीरे 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 और जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हो रहा था, उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया। फिर फाइनली देखो, जैसे जैसे इकोनॉमी टूटने लगी, इकोनॉमिक टर्म्स में भी यूएसएसआर टूट रहा था, पॉलिटिकल टर्म्स में भी टूट रहा था, मिलिट्री टर्म्स में भी टूट रहा था। तो उसके जो प्रेसिडेंट था, उसने रिफॉर्म्स लेके आया, ग्लासनोस्ट एंड पेट्रोस्किया, यारिस वोल्टेन एंड मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव वाज द प्रेसिडेंट एंड, ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस सुन लो, रिवाइव करा रहा हूँ। तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या किया, उसने रिफॉर्म्स लेके आया, ग्लासनोस्ट एंड पेट्रोस्किया, एकदम से रातों रात इतने कम्युनिज्म से लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लासनोस्ट एंड पेट्रोस्किया क्या है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, एकदम से कैपिटलिज्म में टूट गए। तो इकोनॉमी को जो 50-60 सालों से कम्युनिज्म की आदत थी, आप रातों रात कैपिटलिज्म में टूटे, तो इकोनॉमी कुड नॉट सर्वाइव। इकोनॉमी जैसी सर्वाइव नहीं कर पाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज इट्स लेजिटिमेसी, और यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड इन 14 small republics and largest successor became Russia. This led to the end of कोल्ड वॉर, एंड कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन गया, जहां पे यूएसए बिकेम द सुपर पावर। दिस लेड टू द एंडिंग ऑफ कोल्ड वॉर।